बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मौरख़ा 28 जून है। इसकी मैं वजह बता देता हूँ, क्योंकि 2 दिनों में 17 जून और 18 जून में जो 2 ड्रामे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खेले गए हैं, आज मैं उस ड्रामे की किस्त नंबर 2 आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कल मौरख़ा 17 जून को जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने बज़ौर ताकत जो सुप्रीम कोर्ट पे कब्ज़ा किया और जो कुछ वो कहना चाहते थे उन्होंने कहा अपने हक़ में। बहरहाल ये उनका हक़ था, लेकिन ये हक़ वकील की मार्फत आना था, क्योंकि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को किसी ने ये इख्तियार नहीं दिया था कि वो ड्रामाई अंदाज में कोर्ट में आते और बोलना शुरू कर देते। बहरहाल उन्होंने कल जो कुछ बोला, और उन्होंने किसी जगह भी ये अल्फाज नहीं कहे कि जी कल मेरी वाइफ को सुना जाए। उन्होंने किसी जगह ये अल्फाज नहीं कहे कि मेरी वाइफ कल अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहती हैं। बहरहाल आज 18 जून को जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की ज़ौजा मोहतरमा, अहलिया या बीवी या इंग्लिश में वाइफ कह दें, तो वो अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए आई। उन्होंने अपना केस पेश किया। उन्होंने बताया कि वो अमेरिकन स्कूल में मुलाजिम थीं और वहाँ पे उन्हें तनख्वाह के अलावा दीगर मौक़ात दी जाती थी। यहाँ पे मुझे एकदम याद आया कि अमेरिकन स्कूल क्या चीज़ है, क्योंकि इससे पहले इसी अमेरिकन स्कूल का नाम आया था कि अमेरिकन स्कूल में चौधरी निसार की बीवी भी मुलाजिम है और वो भी अमेरिकन स्कूल में बाकायदा तनख्वाह लेती हैं। आज ये आ गए। मुझे ये समझ नहीं आता कि अमेरिकन स्कूल इतना अमीर कहाँ से हो गया कि बड़े बड़े लोगों की बीवियों को मुलाजिम रखे, उन्हें तनख्वाह दे और उन्हें दिगर मराद दे। अब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुझे तनख्वाह के अलावा दिगर मराद दी जाती थी, वो दिगर मराद क्या थी? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट का बनता था, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल भी नहीं किया कि आपने अमेरिकन स्कूल में कितने अरसे मुलाजमत की, क्या आपकी तनख्वाह सदर पाकिस्तान से ज़्यादा थी, या क्या आपकी तनख्वाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ज़्यादा थी, या आपकी तनख्वाह, चलें आर्मी को हर जगह खींचा जाता है कि आपकी तनख्वाह आर्मी चीफ से भी ज़्यादा थी। बहरहाल ये सवाल नहीं किया। दूसरे जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की बीवी ने यह कहा कि उनका वकील जो कि उनकी टैक्स रिटर्न जमा कराता है, उसका नाम रेहान नकवी है, और उसने ये कहा था कि टैक्स रिटर्न में ज़रई ज़मीन पे मालूमात देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रई टैक्स नहीं लगता। और टैक्स रिटर्न जो जमा कराई गई, जिसमें उन्होंने इन 3 अपार्टमेंट्स का जिक्र किया है, पहली दफ़ा जिक्र किया, वो 2018 की टैक्स रिटर्न है जो कि जनवरी 2020 में जमा कराई गई। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि ये केस जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है, ये केस 29 मई 2019 को आया था। यानी 2019 को जब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस आ गया, तो 2018 की टैक्स रिटर्न में इस जायदाद का जिक्र किया गया, और वो टैक्स रिटर्न जो कि जनवरी 2020 में जमा कराई गई। यानी कि 13 महीने, आप ये देखिए कि 13 महीने बाद ये बात बताई गई कि जी ये टैक्स रिटर्न दाखिल हुई हैं। अब इसके बाद भी सवाल बनता, इसके बाद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने, हमारे लिए वो ख़ातून है, एक मोअज़्ज़िज़ ख़ातून है। मोअज़्ज़िज़ इसलिए है कि वो ख़ातून है, और बीइंग ए मुसलमान हर ख़ातून की इज़्ज़त मेरे पे लाजिम है। मैं ये बता दूं, अगर मैं कोई अल्फाज गलत इस्तेमाल करूं तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँगा।
लेकिन कहने की बात यह है कि जस्टिस फायजी साहब की बेगम साहिबा ने बताया, अहलिया ने बताया कि उन्होंने 8 लाख पाउंड 2003 से लेके 2013 के दरमियान बरतानिया ट्रांसफ़र किए, यानी तकरीबन 80,000 पाउंड। 10 साल में 8 लाख तो 1 साल में 80,000 पाउंड वो बरतानिया ट्रांसफ़र करती रहीं, अगर उनकी बात को ही सही मान लिया जाए। लेकिन बात यह है, इसके साथ ही एक चीज़ जो उन्होंने बताई कि इसमें जस्टिस फायजी सा का एक पैसा नहीं है। मेरा सवाल ये है कि रेहान नकवी साहब ने जितने भी इनके टैक्स रिटर्न बनाए, टैक्स गोशवारे बनाए, क्या उन्होंने उसमें ट्रांसफ़र का लिखा था कि इतनी रकम बरतानिया ट्रांसफ़र की गई? जो अकाउंट खुले, क्या उसकी मनी ट्रेल जो उन्होंने कैमरे पे यूं करके दिखाई है, क्या उसमें ये चीज़ देखी जा सकती थी कि मनी ट्रेल सही है, या ये भी कोई कैलिब्री फॉन्ट है जो कि जाली तौर पे तैयार किया गया है? ये काम सुप्रीम कोर्ट का है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जस्टिस फायजी साहब की बेगम ने जो टैक्स रिटर्न जमा कराई 13 महीने बाद, और उनके मियाँ के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर हुआ उसके 8 माह बाद, तो उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम था कि वो इस केस में अपने मनी ट्रेल भी बना लेती, अपनी जायदाद के गोशवारे भी बना लेते हैं, और ये सब कुछ उन्होंने ये टाइम इसलिए लिया ताकि वो अपने जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकें। जस्टिस फायजी साहब कल इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैं एक कारपोरेट लॉयर रहा हूँ और मुझे पता है कि टैक्स रिटर्न में पैसा कहाँ कहाँ बचाया जा सकता है। तो जस्टिस फायजी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं, आपको वाकई ये पता होगा कि पैसा कहाँ कहाँ बचाया जा सकता है और टैक्स रिटर्न में कौन कौन से लूप होल होते हैं जिन्हें आपने इस्तेमाल करके मई 2019 से जून 2020 के दरमियान आपने टैक्स रिटर्न बनाई। एक दूसरे, आपने जो पैसा बाहर भेजा, सवाल तो बनता है कि आप ये बताएं कि उस पैसे में स्टेट बैंक की अप्रूवल शामिल है? क्या स्टेट बैंक को आपने बताया? और 2003 से लेकर 2013 के दरमियान तक के आपकी वाइफ के टैक्स रिटर्न किधर हैं? उन टैक्स रिटर्न का आपकी वाइफ ने जिक्र क्यों नहीं किया? वो टैक्स रिटर्न क्यों नहीं दिखा सकी? वो ये इल्ज़ाम देती रहीं कि मेरे से किसी ने राब्ता नहीं किया। बीबी, बात ये है कि आपने कल एंट्री दी है, कल से पहले आप बिल्कुल खामोश थी, आप किसी केस में आप शामिल नहीं हो रही थी। इसमें आप खामोशी से अपने कागजात बना रही थी। आपने जिस वकील का नाम लिया है, रेहान नकवी, मुझे नहीं पता कि ये रेहान नकवी साहब कौन है, क्या ये ज़िंदा भी हैं या नहीं है, और क्या ये इन्होंने सिर्फ 2018 की टैक्स रिटर्न बनाई है या इससे पहले की भी टैक्स रिटर्न बनाई है? और आपने जो ये लिखा कि आपको पहले 5 साल का वीज़ा मिलता था क्योंकि आप गैर मुल्की शहरी हैं, फिर आपको 5 साल का वीज़ा मिला, फिर अब 1 साल का मिल रहा है, फिर आपको तंग किया जा रहा है, आपके बच्चों को तंग किया जा रहा है, आप आंसू भी पोंछ रही थी, आप पानी भी पी रही थी। तो बीवी, ये आपके मगरमच्छ के आंसू थे और ये ड्रामे का पानी था जो कि हमेशा पिया जाता है और जो कि हमेशा आपके चेहरे पे किसी ने कैमरा फोकस करके ये नहीं देखा कि आपके आंसू थे या ग्लिसरीन थी। बहरहाल, ये काम मेरा नहीं है, ये काम तो अब सुप्रीम कोर्ट के उस मुअज़्ज़िज़ बेंच का है जो कि कल इस बात पे मजबूर हो गया कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी शहादत, आपकी गवाही को रिकॉर्ड करे। बहरहाल, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मसला है। फिर एक और बात आपने कही
کہ آپ نے پہلی پراپرٹی 2004 میں خریدی. 2004 میں آپ نے جو پراپرٹی خریدی، آپ کی 3 پراپرٹیز ہیں، ایک 2,36,000 پاؤنڈ کی، ایک 2,45,000 پاؤنڈ کی، اور ایک 2,70,000 پاؤنڈ کی. ترتیب ادھر ادھر ہو سکتی ہے. چلیں میں لوور سائڈ پہ آ جاتا ہوں. آپ نے 2,36,000 کی پہلی پراپرٹی خریدی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2,36,000 پاؤنڈ جب آپ نے باہر بھیجے، جو کہ آپ نے پراپرٹی خریدی ہے 2004 میں، اور آپ کہتی ہیں کہ 2003 سے آپ پیسہ باہر بھیج رہی تھی، تو آپ کے پاس اسٹیٹ بینک کی تمام ٹریل ہونی چاہیے. آپ یہ ٹریل بھی کل یا کسی وقت عدالت میں پیش کریں. آپ نے دراصل اس وقت پیش کچھ نہیں کیا. اس وقت آپ نے عدالت کو لال بتی کے پیچھے لگا دیا ہے. یہ وہ لال بتی ہے جو کہ کبھی بھی پکڑی نہیں جاتی. جب اسے پکڑنے کے نزدیک ہوتے ہیں تو وہ لال بتی اور آگے چلی جاتی ہے. آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، اور وہ بھی پیدل آدمی لگایا ہے. یہ آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ 2003 سے لے کر، اصولی طور پہ تو میں کہوں گا کہ یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ 1982 میں جب آپ کی شادی ہوئی ہے تو 1982 سے لے کے 2020 تک آپ نے کتنی ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں، جس میں کہ آپ اکیلی شامل تھی، آپ کے شوہر شامل نہیں تھے. آپ نے کتنی رقم باہر بھیجی، آپ کے آمدنی کے ذرائع کیا تھے، اور آپ کا خرچہ کیا تھا. بہرحال یہ ایف بی آر کا کام ہے. ایف بی آر جس کے نمائندے پہلے ہی ہاتھ کھڑا کر چکے ہیں کہ جناب جج کے خلاف ہم تحقیقات نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پاکستان میں ماحول ہے وہ ڈرانے دھمکانے کا ماحول ہوتا ہے، اور جج کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اگلے دن اسے کنٹمپٹ آف کورٹ میں یا جج حضرات کسی بھی چیز میں پکڑ کے اندر کر سکتے ہیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی پتہ ہے، اور 10 رکنی بینچ کو بھی پتہ ہے. سوال میرا پھر وہیں پہ آتا ہے بیگم عیسیٰ، سوال میرا پھر وہیں پہ آتا ہے کہ آپ نے عدالت کا وقت ضائع کیا. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 1982 کی شادی کے بعد کتنی ٹیکس ریٹرن مشترکہ جمع کرائیں، کتنے ٹیکس ریٹرن میں آپ اکیلی خود مختار حیثیت سے سامنے آئیں، کتنی آپ کی آمدنی ہوئی، کتنے پیسے آپ نے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں رکھے، اور فارن کرنسی اکاؤنٹ میں سے جب آپ نے انگلینڈ ٹرانسفر کی ہے تو وہ کتنی رقم تھی، اس کے لیے آپ نے کون کون سا چینل استعمال کیا. اسٹیٹ بینک سے جو آپ نے منظوری لی، وہ منظوری آپ کو ملی تو اس منظوری کیا تھی. آپ بتائیں کہ آپ کا پیسہ باہر کیسے گیا. مجھے یہ پتہ ہے کہ میں جب پاکستان سے امریکہ آتا ہوں تو میرے سے یہ پوچھا جاتا ہے آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں. میرے سے یہ سوال 4 جگہ کراچی ایئرپورٹ پہ پوچھا جاتا ہے، ایک جگہ نہیں، 4 جگہ. آپ کتنے پیسے لے کے جا رہے ہیں، آپ کتنے پیسے لے کے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کتنی فارن کرنسی ہے. تو آپ سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا جاتا. آپ عدالت کو یہ بھی بتائیں کہ 2003 سے 2020 تک آپ نے کتنے پیسے باہر بھیجے. 2020 کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے 2013 تک کی ٹرانزیکشن دی، چلیں آپ 2020 تک کی دے دیں. آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ اگر یہ کہتی ہیں کہ اس میں جسٹس فائز عیسیٰ کا ایک پیسہ بھی شامل نہیں ہے تو آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے. آپ نے اگر جائیداد بیچی بھی، اگر آپ نے بلوچستان میں اپنی زرعی زمین بیچی بھی، تو جو خسرہ نمبر آپ دکھا رہی ہیں کیا وہ ان کی آپ پر سیل ڈیڈ بھی دکھائیں گی آپ نے اگر کوئی جائیداد. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے امریکن اسکول کا نام لیا. امریکن اسکول تو ویسے بہت بدنام ہو گیا ہے، وہ اس لیے کہ چودھری نثار کی بیوی بھی امریکن اسکول میں کام کرتی تھی. یعنی ابھی ایک یہ کانسیپٹ بن رہا ہے کہ جو آدمی پھنسنے لگے وہ یہ کہہ دے جی میں امریکن اسکول میں کام کرتا تھا. ایک تو امریکن اسکول
हर गैर ने तो खैर को मुलाजमत देता नहीं। आपको अगर मुलाजमत दी भी तो आपको उन्होंने किस तनख्वाह पे रखा, क्या मराहत, आपने कहा ना मुझे और भी मराहत हासिल थी, ये लफ्ज़ और भी पे जो आपने इतना दबाव डाला है, ये और भी मराहत क्या थी। बहरहाल मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 दिन जो अदालत का टाइम ज़ाय किया गया है वो किस खाते में जाएगा। वैसे तो अदालत का टाइम जो है ना बचा के जज साहिबा ने केसेस की तादाद 2 लाख कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी इसी तरह टाइम बचा के, लेकिन इस बचे हुए टाइम में 2 दिन का टाइम जो आपके नाम जाता है, आप ये बताएं कि वो कैसे था। एक दूसरी बात यह है कि आपने जो मालूमात दी है मुख्तलिफ़ चैनल्स पे मुख्तलिफ़ एंकर्स और मुख्तलिफ़ तज्ज़िया निगार ये कह रहे हैं कि जी ट्रेल आ गई। भाई ट्रेल नहीं आई, इस ट्रेल में कई सवाल आए हैं। इस ट्रेल में ये भी सवाल आए हैं कि वो लेटर किधर है, वो जो बाहर गई है रकम वो किस तरीके से गई है। और दूसरी बात ये है कि आपके कितने दौरे बाहर लगे, आपके खर्चे क्या हुए, ये बहुत सी चीज़ें आती हैं। जस्टिस फायज़ ईसा साहब, आप एक बेईमान, बददियानत और बदतीनत जज हैं। आपको बचाने के लिए जितनी कोशिश सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, ये जज साहिबान भी आपको बचाने की इतनी ही कोशिश कर रहे हैं जितना कि आप अपने आप को बचाने की बदनीयती पे मबनी बयानात देकर कर रहे हैं। बहरहाल मेरी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि वो सिर्फ ये मत देखें कि एक औरत के आंसू, एक औरत का गिलास बार बार पानी पीना मत देखें। और पहले हम ये कहते थे कि पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदान बीमार होते हैं या सियासतदान का कोई करीबी रिश्तेदार बीमार होता है। आपकी बेगम ने तो ये भी जाहिर कर दिया कि उनके वालिद बिस्तर मर्ग पे हैं। लेकिन एक सवाल और भी बनता है कि जस्टिस फायज़ ईसा, आपने कल किसी जगह भी ये चीज़ जाहिर नहीं की कि आज आपकी बीवी बयान देना चाहती हैं और उनके पास सब कुछ है। आपकी बीवी कोई बयान नहीं देना चाहती थी। आप लोगों ने 13 महीने में डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, आपने फोर्जरी की है और उस फोर्जरी में आप और आपकी बीवी दोनों शामिल हैं। ये रेहान नकवी ने जो 13 माह मेरा ख्याल है जी, ये कह रहे हैं कि 2018 के 2020 में जमा कराए गए, यानी 12 दूना 24, तकरीबन आप कह दें कि 18 माह बाद, चलें 24 महीने भी नहीं करते, 18 माह बाद जो टैक्स रिटर्न दाखिल कराई हैं, ये इसलिए कराई हैं कि आपके ख़िलाफ़ 29 मई 2019 को रेफरेंस आया था और आप डॉक्यूमेंट की तैयारी कर रहे थे। मुझे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फ़ैसला करे, सुप्रीम कोर्ट को ये जहन में रखना चाहिए कि जस्टिस फायज़ ईसा की बीवी ने झूठ बोला है। जस्टिस फायज़ ईसा एक बददियानत आदमी है और सुप्रीम कोर्ट अगर जस्टिस फायज़ ईसा को इस केस में बरी भी करती है तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बददियानती में शामिल होगी। एक FBR वाले पहले ही कह चुके हैं कि वो जज के ख़िलाफ़ तहकीकात नहीं करेंगे। फ़रोग नसीम साहब ने अपने दलाइल में कहा है, तो FBR पे भी दबाव होगा कि वो क्या करें। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बैंक की ट्रेल है, जो स्टेट बैंक की ट्रेल है जिसके तहत पैसा बाहर गया, वो तो जस्टिस फायज़ ईसा दे सकते हैं, वो तो उनकी बेगम दे सकती है। तो उस वक्त तक का इंतज़ार करें जब तक कि जस्टिस फायज़ ईसा की बददियानत बीवी और बददियानत जस्टिस फायज़ ईसा के बारे में कोई फ़ैसला नहीं आता। फ़ैसला कुछ भी आए, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि जस्टिस फायज़ ईसा के हाथ इस केस में साफ़ नहीं है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मैं कुछ सख्त लफ्ज़ बोल गया, मुझे उन सख्त लफ्ज़ पे किसी किस्म की पशेमानी नहीं है, किसी किस्म का पछतावा नहीं है। मैंने जो कहा है वो हक़ाइक़ की बुनियाद पे कहा है
اور حقائق کی بنیاد پہ کہنے سے روکنا بھی ایک بے ایمانی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا تو آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کریں۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔